मुंबई से। मैं जरा उनका परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो हैं जुड़ चुकी हैं प्रियम गांधी मोदी। जितना उनका नाम दिलचस्प है उतने ही वो दिलचस्प लेखिका भी हैं, प्रियम गांधी मोदी। दरअसल प्रियम गांधी मोदी की एक किताब इन दिनों आई है, वो चर्चा में है, व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस। जी हाँ, प्रियम जी के हाथ में है। शुक्रिया प्रियम जी 2 टूक में जुड़ने के लिए। क्या होता अगर कांग्रेस ना होती, ये उनकी नई किताब चर्चा में आई। इस किताब पर हम किसी और दिन विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस किताब में पूरा रिसर्च के साथ उन्होंने ये लिखा है कि अगर दरअसल कांग्रेस ना होती और अगर जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को तिरोहित कर देना चाहिए, अगर वैसा होता तो आज भारत कहां होता, उसका उन्होंने बड़ा विस्तार से बात करी है। लेकिन आज मैं खास तौर से राम मंदिर के संदर्भ में, क्योंकि आज कांग्रेस को भी अयोध्या की याद आ गई है, इसलिए आज प्रियम के इस पुस्तक में कुछ कुछ इसका भी जिक्र है कि अयोध्या को लेकर, धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस की शुरू से क्या पॉलिसी रही है। तो प्रियम जी जरा अपने पुस्तक के संदर्भ में बताइए। आज तो कांग्रेस अयोध्या के मार्ग पर पहुंच गई, लेकिन आपकी पुस्तक में यह भी जिक्र है इस बात का कि सनातन धर्म को लेकर के शुरू से ही कांग्रेस की क्या नीति रही है, जरा उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। नमस्कार अशोक जी, और धन्यवाद आपके शो पर लाने के लिए। तो पहले मैं शुरू करूंगी कि जब महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़े तब उन्होंने जो हिंदुत्व अपनाया, उससे काफी जो लीडर्स थे उस वक्त कांग्रेस के, जैसे कि जिन्ना, वो डिस्टेंस होके चले गए, लेकिन उसे इग्नोर करके गांधी जी ने अपना हिंदुत्व गर्व से अपनाया। तो आज की कांग्रेस अगर गांधी जी को अपना आइडियोलॉग मानती है, तो उस गांधी जी के हिंदुत्व तौर तरीके को तो उन्होंने कब से छोड़ दिया है। अब सेकंड पॉइंट में ये कहना चाहूंगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए चुना था, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्योंकि गांधी जी तो चाहते थे कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ना रहे। ओके, सेकेंड चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने कश्मीर के मुद्दे को भी डिले किया, एक्सेशन को डिले किया, उसका भी मूल वजह यही था कि उन्हें दिखाना था कि हम कितने सेक्युलर है। अब आगे बढ़ते हैं उनकी बेटी के दौर पे कि इंदिरा जी जब कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी पहली बार, तब उन्होंने केरला में मुस्लिम लीग के साथ टाई अप किया, और उस वक्त तो हम जस्ट पार्टीशन के वो सदमे से बाहर आ रहे थे, अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल वो जख्म रॉ था। और फिर भी इंदिरा जी ने मुस्लिम लीग के साथ केरला में टाई अप किया, और वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करके अपने पिताजी को इन्फ्लुएंस करके टॉपल करवाया। अब आगे बढ़ते हैं, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, तब जो गाय रक्षक हमारे साधु संत, जो हिंदू धर्म के मुख्य लीडर्स है, जब वो पार्लियामेंट आए प्रोटेस्ट में कि गायों की रक्षा होनी चाहिए, ये गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, तो उस वक्त इंदिरा जी ने एज प्रधानमंत्री उन पर ओपन फायर और लाठीचार्ज करवाया। पूरे दंगे फैल गए, और उन्होंने पहली बार आर्मी को स्ट्रीट में भेजा। क्यों? अपने साधुओं को मारने के लिए। ये कैसा उनका हिंदू धर्म से प्रेम है कि अपने धर्म के ही जो मुख्य लीडर है उन पे गोली चलाए। फिर तो इंदिरा जी के दौर के बाद आए राजीव जी, और उनके बाद नरसिम्हा राव जी एज प्रधानमंत्री। अब नरसिम्हा राव जी के वक्त ये हुआ कि बाबरी ढांचा टूटा। अब परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को इस बात से इतना सदमा लगा कि बाबरी ढांचा तोड़ा गया कि जब नरसिम्हा राव की डेथ हो गई, तो प्रोटोकॉल ये था, जो प्रधानमंत्री है कांग्रेस के, उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को कांग्रेस के ऑफिस में लाया जाता है अंतिम प्रार्थना के लिए। तो उनकी बॉडी को वो गेट के बाहर खड़ी थी, कांग्रेस के ऑफिस के, कांग्रेस कार्यालय के गेट के बाहर खड़ी थी,
और सोनिया मैडम के पास लोग देख रहे थे कि प्लीज इनकी बॉडी को अंदर आने दीजिए कार्यालय में, उन्होंने अंदर आने नहीं दिया और अंतिम संस्कार के लिए भी प्रियम जी दिल्ली के प्रियम जी आप एक बड़ी बात कह रही है। आप कह रही है कि दरअसल जो नरसिंह राव के प्रति जो एक कांग्रेस गांधी लीडरशिप में जो एक नफरत का भाव था, जिसके कारण उनके मरने के बाद उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि नरसिंह राव के समय में बाबरी ढांचा गिरा था, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो 91 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, जिसका क्रेडिट वो आज भी लेते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री के समय पे हमने 91 के जो हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स है वो लाए थे, तो उन्हें तो नरसिम्हा राव जी से खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री होने के समय पर बाबरी ढांचा तोड़ा गया। तो उसके बाद की जो हिस्ट्री है सोनिया गांधी जी के वक्त या मनमोहन सिंह जी के जो गवर्नमेंट में, और अब तो सोनिया गांधी जी, अब राहुल गांधी जी के अंडर जो कांग्रेस है, वो तो बिल्कुल ही अपीजमेंट जो बोलते हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। उनको जो उनका माइनॉरिटी वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, वो उनकी पॉलिसी है। दे हैव, एक हम बोलते हैं ना, प्रिविलेज ऑफ द माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी को उन्होंने यकीन दिलाया है कि आप अपना हक मांगो, आपको जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इंडिया में उनसे ज्यादा हक मिलना चाहिए। वो जो राजनीति करते हैं वो बिल्कुल हिंदू धर्म के विरोध की राजनीति। अच्छा प्रियम जी एक चैप्टर जो है राजीव गांधी का आता है बीच में, जब आपने कांग्रेस रूलर्स की बात करी, मैं गांधी जी वाली बात पे भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चैप्टर राजीव गांधी का आता है। आज भी कांग्रेस के लोग जब राम मंदिर बन रहा है तो ये कहते हैं कि भाई ताला तो राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया, तो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजीव गांधी के समय में कांग्रेस हिंदुओं के फेवर में थी, राम जन्मभूमि के पक्ष में थी, और कांग्रेस का शायद या राजीव गांधी जी का दिल जो है वो बिल्कुल हिंदुत्व के लिए हो गया था। देखिए, ये भी उनकी कैलकुलेटेड राजनीति थी। शाह बानो के जजमेंट के बाद जो कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदू, हिंदुइज्म, जो हिंदू लोग हैं उनको बहुत ही परेशान हो गए, और वो सेंटिमेंट को जरा सा शांत करने के लिए ये राजीव गांधी जी ने ये कदम उठाया। मैं ये भी कह सकती हूँ बड़े विश्वास के साथ कि उस वक्त राजीव गांधी जी कुछ मिडिल मैन के थ्रू आरएसएस के भी संपर्क में थे, क्योंकि उनको हिंदुओं को अपील करना था ताकि उनकी वोटें ना जाए। तो इसमें हिंदू प्रेमी वो नहीं थे, ये भी वोट बैंक का ही पॉलिटिक्स था। तो आपने जैसा कहा कि गांधी जी का जो एक था, गांधी जी दिल से हिंदू थे, भगवान राम के भक्त थे, वो हमेशा भगवान राम के भजन गाते थे। गांधी जी के हाथ से निकलकर कांग्रेस पूरी तरह से सेकुलर कांग्रेस हो गई आज़ादी के बाद, आपका मोटे तौर पर आप कह रहे हैं। लेकिन मैं अगर इसमें आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ कि आपकी किताब भी एक हाइपोथेटिकल सवाल पे है, व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, तो अगर कांग्रेस नहीं होती तो क्या आपको लगता है आज़ादी के बाद ये जो राम जन्मभूमि का संघर्ष इतना लंबा चला, इतने कार सेवकों को बलिदान देना पड़ा, तो क्या आपको लगता है ये मुद्दा सुलझ जाता पहले ही, राम जन्मभूमि का मसला? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी किताब का टाइटल ऐसा है, लेकिन हर चैप्टर जो है और हर इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पे बेस्ड है। आज जो हमारी समस्याएं है उस समस्याओं का जो बैक स्टोरी जो है वो सारी बैक स्टोरीज इसमें है। आपकी जो सवाल है उस पे मैं ये आती हूँ कि उस वक्त यदि पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, गांधी जी की इच्छा अनुसार और कोई और लीडरशिप आती, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल, तो ये जो राम मंदिर की हमें इतनी लंबी समय तक राह देखनी पड़ी, वो इतनी नहीं देखनी पड़ती। ये मैं आपको पक्के से कह सकती हूँ। चलिए, और बहुत सारी और भी चीजें होती है, आपने कश्मीर का भी जिक्र किया, शायद कश्मीर की समस्या भी इतनी लंबी नहीं चलती, मौका लगेगा तो हम इन सब पे जरूर बात करेंगे, आपने जो इस पुस्तक में जिक्र किया। लेकिन आज क्योंकि हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर कांग्रेस की क्या नीति रही और राम जन्मभूमि, अगर आपका जैसा जी मैं अंतिम मेरे लास्ट फ्यू वर्ड्स में ये कहना चाहती हूँ कि आज भी
सिर्फ वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी भले जा रही है अयोध्या और सरयू नदी में कितनी भी डुबकी लगा ले, जब तक उनके पार्टनर सनातन को गाली देते रहेंगे तब तक उनका कुछ नहीं होगा। लोग अब समझ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक ये रखा, आस्था या वोट का रास्ता, क्योंकि आस्था है डुबकी लगाना, या दरअसल उनको अब लग रहा है कि अब इस देश में भगवान श्री राम का अस्तित्व नकार करके कोई भी राजनीतिक दल राजनीति नहीं कर सकते, समझ आ रही है। लेकिन अगर समझ में आ रही है तो अपने पार्टनर्स को भी समझाना पड़ेगा, जो सनातन को डेंगू मलेरिया और ना जाने क्या क्या बोल के उसके इरेडिकेशन की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रियम गांधी मोदी, आपका मुंबई से जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये तो हमने प्रियम जी से बात की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 4 मेहमान मेरे साथ होंगे।